However, I think this time for Honorable Minister to reply. Okay. धन्यवाद उपसभापति जी। उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि गुरुवार को मेरे सुझाव को मानते हुए आपने उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा यानी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में बदलने का निर्देश दिया। आज सबको ये लग रहा होगा कि वो बहुत उचित निर्णय था, क्योंकि 4 बजे से आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सब साथियों को खुलकर बोलने का मौका मिला है और एक तसल्ली बख्श माहौल में चर्चा हुई है और कोई टोका टोकी सत्ताधारी दल की तरफ से भी नहीं हुई। एक संवेदनशील मसले पर संवेदनशील बहस हुई है। जब मैं इस पूरी चर्चा का एक सार निकालती हूँ तो मुझे 2 चीज़ें नज़र आती हैं। 2-1 वक्ताओं को छोड़ दें तो लगभग सभी ने, 14 लोग बोले हैं, सभी ने बहुत वेदना के साथ अपनी बात रखी, पर वेदना दोनों पहलुओं पर अभिव्यक्त की है। उन नेपालियों के बारे भी वेदना अभिव्यक्त की है जो जरूरी चीजों की आपूर्ति के अभाव में कष्ट पा रहे हैं, और वेदना उन मधेशियों के लिए भी प्रकट की है जो ये मानते हैं कि उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है और जो आंदोलन करके न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरा सार इसका यह है कि सुझाव के तौर पर एक ही साझा सुझाव आया है सबकी तरफ से कि आज भी भारत को एक प्रभावी भूमिका निभाकर वर्तमान नेपाली सरकार और मधेशियों के बीच में वार्ता कराकर किसी तरह से इसका समाधान खोजना चाहिए, ताकि इधर मधेशियों को न्याय मिल सके और उधर आपूर्ति के अभाव में कष्ट पा रहे लोगों को राहत मिल सके। और मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें जो सार के रूप में निकली हैं वही इस चर्चा की सार्थकता हैं और इस चर्चा की उपलब्धि है। अब मैं एक एक करके अपने उन साथियों का जवाब देना चाहूँगी जिन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं, कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं और कुछ जिज्ञासाएं हमारे सामने रखी। चर्चा की शुरुआत पवन वर्मा जी ने की। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 10 प्रश्न मेरे सामने रखे हैं। मैं सबसे पहले जो उनकी पहली बात है, उनका प्रारंभिक वाक्य था कि सिचुएशन इससे ज़्यादा खराब कभी नहीं रही। अगर ये बात कोई सामान्य व्यक्ति कहता तो मैं कहती कि उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है, लेकिन पवन वर्मा जी एक सीनियर फॉरेन ऑफिस के सर्विस के फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं और वो ये जानते हैं। मैं केवल इस सदन में तथ्य रख देती हूँ, निर्णय आप करिए। आपसी संबंध नेपाल और भारत का बरसों पुराना नहीं, सदियों पुराना है, ऐतिहासिक भी, भौगोलिक भी, सांस्कृतिक भी और जैसा आपने धार्मिक का, आध्यात्मिक भी। लेकिन सियासी तौर पर मैं कहना चाहूंगी इस सदन में, क्योंकि वीपी सिंह जी ने कहा वो उल्टा कर गए। 17 वर्षों तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल नहीं गया था। हमारी सरकार 26 मई 2014 को आई है, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। 26 मई 2014 से पहले 17 वर्षों तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल नहीं गया था। स्थिति कितनी अच्छी थी आप जानते हैं। 23 वर्षों तक जेसीएम जॉइंट कमीशन मीटिंग का तंत्र जो भारत और नेपाल के बीच बना हुआ था, 23 वर्षों तक जेसीएम की कोई मीटिंग नहीं हुई थी, यानी किसी विदेश मंत्री ने जाकर ये मीटिंग नहीं की थी। मैं सदन पे छोड़ती हूँ, जानिए कि रिश्ते कितने अच्छे थे। 17 वर्षों, 1.5 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, 1.5 घंटे की हवाई यात्रा पर जो देश स्थित है वहाँ 17 वर्षों तक भारतीय प्रधानमंत्री का जाना ना हो, 23 वर्षों तक कोई विदेश मंत्री जाकर के जॉइंट कमीशन की मीटिंग ना करके आए, वहाँ स्थिति कितनी अच्छी थी ये आप स्वयं सोचिए। मैं उसके बारे में किसी अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगी। लेकिन 26 मई 2014 को ये सरकार आई और 26 जुलाई 2014 को पूरे 2 महीने बाद मैंने अपने कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ नेपाल में मनाई और 23 वर्षों बाद जाकर मैं पहली विदेश मंत्री थी जिसने जॉइंट कमीशन की मीटिंग की। और उस जॉइंट कमीशन की मीटिंग से मित्रता के दरवाजे खुले
और मेरे जाने के केवल 8 दिन बाद 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नेपाल पहुंचे। और वो प्रधानमंत्री की केवल यात्रा नहीं हुई, उन्होंने जाकर नेपाल को भारतमय कर दिया। उनके बोले हुए शब्द जो संविधान सभा में उन्होंने भाषण दिया, वो घर घर की चर्चा के बन गए। उन्होंने कहा कि नेपाल युद्ध से बुद्ध की तरफ आया है। उन्होंने कहा नेपाल ने शस्त्र छोड़कर शास्त्र को अपनाया है। उन्होंने संविधान सभा को कहा कि आप ऋषि मन से संविधान बनाना, ये किसी देश की स्वायत्तता में दखल नहीं था, उसमें हस्तक्षेप नहीं था। और भारत कभी स्वायत्त देश में कभी हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहता, लेकिन इतनी बड़ी गुडविल वो भारत के लिए बना करके नेपाल से लौटे। उसके बाद अप्रैल 2015 में भूकंप आ गया। भूकंप में 6 घंटे के भीतर नेपाल पहुंचने वाला देश भारत था, 6 घंटे के अंदर, और पूरी मदद लेकर हम पहुंचे। पवन जी, आपने कहा हमारा बिग ब्रदर एटीट्यूड था। नहीं, ये अंग्रेजी के बड़े भाई का गलत अनुवाद है। हमारा एल्डर ब्रदर का एटीट्यूड था, बिग ब्रदर का एटीट्यूड नहीं था। बिग ब्रदर का एटीट्यूड हेकड़ी भरा होता है और एल्डर ब्रदर का एटीट्यूड मददकारी होता है, वो केयरिंग होता है, वो शेयरिंग होता है। वो केयरिंग एटीट्यूड था। हम केवल वो चीज़ें लेकर के नहीं चले गए कि फूड पैकेट्स लेके चले गए हों या केवल कंबल और ये लेके चले गए हों। हमने वहाँ जाकर के लंगर चलाया, वहाँ उनको गर्म खाना खिलाया, अपने हाथों से परोस कर खिलाया। ये एल्डर ब्रदर करता है, कभी भी कोई बिग ब्रदर नहीं करता। इसलिए कम से कम हम जब अपने लोगों के बारे में बात करें तो हम तो सही शब्दों का इस्तेमाल करें। कभी भी भारत ने बिग ब्रदर का एटीट्यूड नहीं अपनाया, वो एल्डर ब्रदर का एटीट्यूड था। हम गए, लंगर ले लेके गए, जगह जगह हम लोगों ने लंगर लगाए, गरम खाना बनाकर परोस के खिलवाया। दवाइयाँ, डॉक्टर्स, ये वो चीज़ें थी जो दूसरे देश लेके नहीं आ सकते थे। ये भौगोलिक स्थिति के कारण, अपनी मित्रता के कारण और पड़ोस के कारण केवल भारत कर सकता था, और भारत ने वो किया। इसके बाद इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उनके वित्त मंत्री यहाँ आए। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि भारत कम से कम एक बड़ी अनाउंसमेंट करे। आज मुझे बताते हुए गर्व है, $1 बिलियन पहले से उनके पास हमारा दिया हुआ था, जो उन्होंने खर्च नहीं किया था। लेकिन उसके ऊपर $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का और अनाउंसमेंट हमने किया, यानी $2 बिलियन। हिंदी रुपए में कहूँ तो 12,000 करोड़ रुपए की सहायता भारत ने वहां घोषित की इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में। आज के हिसाब से लगो तो 13,000 लगा लो, मैं तो 60 की गिनती ले रही। जो औसत अपन लगाते हैं 60 का लगाते हैं, इसलिए 12,000 करोड़ कह रहे हो। तो आप मुझे बताइए, इसके बाद कोई देश मूर्खता करेगा ऐसी कि जिस देश में आपकी इतनी वाहवाही हो रही है उसको हाय हाय में बदल दे? कौन मूर्खता करेगा? इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि जो आप कहते हैं कि इंडिया ने ब्लॉकेट करवा रखा है, इंडिया ने ब्लॉकेट करवा रखा है। आंकड़े हैं मेरे पास कल के। आप कह रहे थे 2,000 ट्रक खड़े हैं, रेणुका जी कह रही थी 2,000 नहीं, 11,206 ट्रक हमारे नाके पे खड़ा है। 11,206 ट्रक, कल का आंकड़ा दे रही हूँ, 6 तारीख का 11,206 ट्रक खड़ा है। आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मधेशी नाकेबंदी करके बैठे हैं। पीछे हम उसे लौटने नहीं देते। क्यों नहीं लौटने देते? इसलिए नहीं लौटने देते कि अगर कल को तुरंत नाकेबंदी खुल गई तो फिर से तुम वापस आओगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। यहीं खड़े रहो ताकि नाकेबंदी खुले और तुम अंदर चले जाओ। 11,206 ट्रक सामान लेकर के खड़े हैं हमारे रक्सौल बीरगंज नाकों पर और दूसरे नाकों पर। लेकिन जो नाके खुले हैं, क्योंकि हमारी जितनी सप्लाई जाती है उस सप्लाई में आप ये समझिए कि औसतन 1,500 ट्रक रोज का जाता है। उसमें से 70% सप्लाई हमारी रक्सौल बीरगंज से जाती है, यानी लगभग 1,050, और करीब 450 अन्य नाकों से जाते हैं। अन्य नाके जो खुले हैं वहां से वो 450 नहीं, वो तो जा ही रहा है 450, बल्कि इसको भी हम रीरूट कर रहे हैं। जो पेट्रोल सप्लाईज वाले और मेडिसिन सप्लाईज वाले हैं उनको हम रीरूट करके उन नाकों से भेज रहे हैं जो सनोली, जोगबनी और दूसरे नाके हैं उनसे भेज रहे हैं। कल का आंकड़ा है मेरे पास, 864 ट्रक कल गया है। जहाँ 450 ट्रक जाते हैं
अन्य नाकों से वहां से 864 ट्रक कल गए, कल का आंकड़ा। 11,206 ट्रक अभी इंतजार कर रहे हैं और वहां 864 ट्रक वो गए। जो कुछ वो लोग कह देते हैं आप उसको जिसका तस सत्य वचन मान लेते हैं और यहाँ उन्हीं आंकड़ों की बात करते हैं। 11,206 ट्रक खड़ा इंतजार कर रहा है हमारा और 864 ट्रक कल में गए हैं वहां। मेडिसिन की बात करते हैं, 400 ट्रक अकेले दवाइयों का गया है और एक बार दो बार नहीं, 2 बार तो मैंने राजदूत को भेजा कि उनके हेल्थ मिनिस्टर से बात करके आओ, प्रधानमंत्री से बात करके आओ कि मुझे एक लिस्ट दवाइयों की भेज दें और ये भी बता दें कितनी मात्रा में कौन सी दवाई चाहिए, मैं 24 घंटे के अंदर हवाई जहाज से भेज दूंगी। उनके विदेश मंत्री की मुझे चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने कहा कि आप सप्लाई खोल दीजिए। उनको मैंने वापस कहा मैं एयरलिफ्ट करा दूंगी, आप मुझे मेडिसिन की लिस्ट भेज दीजिए। हम लोग इंसानियत से गिरे हुए नहीं हैं। हमें भी मालूम है कि जो अस्पताल में पड़ा है वो ये नहीं देखेगा कि नाकेबंदी किसने कर रखी किसने नहीं कर रखी, उसको तो ये लगेगा मुझे दवाई चाहिए। इतना ही नहीं, उपसभापति जी हमने उन्हें यहाँ तक कहा कि जिन कंपनी से आप दवाइयाँ लेते हैं आप उनसे सीधे दवाई मंगवा लीजिए, यहाँ हम पैसा रीइंबर्स कर देंगे। तो मेडिसिन के बारे में 400 ट्रक जा चुका, एयरलिफ्ट करने के लिए उनको हम लोग ऑफर कर चुके, ये कह चुके कि उन कंपनियों से मंगवा लो, हम उन कंपनियों को पैसा रीइंबर्स कर देंगे। और यहाँ कहा जा रहा है हम दवाइयाँ नहीं बेच रहे, हम ये नहीं बेच रहे, वो नहीं बेच रहे, जैसे हम इंसानियत से गिरे हुए लोग हो। मुझे दुख हुआ, मैंने कहा ना 2 वक्ताओं को छोड़ के कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा चल रही थी, लेकिन मणि जी उसको घुमा के ले गए। मणि जी की अपनी आदत है झगड़ा लगाने की, उन्होंने 2 झगड़े लगाए, नेपाल और भारत के बीच भी झगड़ा लगाया, मेरे और मेरे नेताओं में भी झगड़ा करवाने की कोशिश की, पर वहां तक मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे दुख तब हुआ जब उन्होंने कहा कि वहां जाकर हम कहेंगे मोदी गवर्नमेंट ने ब्लॉकेड कर रखा है, इंडिया ने ब्लॉकेड नहीं कर रखा। मोदी सरकार और भारत अलग अलग है, ब्लॉकेड कर रखा है मोदी गवर्नमेंट। मैं मोदी गवर्नमेंट की मंत्री खड़े होकर के बोल रही हूँ और मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 11,206 ट्रक हमारे नाके पे खड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 864 ट्रक कल गए हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 400 ट्रक मेडिसिन का जा चुका और मोदी गवर्नमेंट के विदेश मंत्री ने उनको कहा कि आप मुझे लिस्ट भेज दो, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर एयरलिफ्ट करा के मेडिसिन भेज दूंगा। आज तक उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी, इसलिए नहीं भेजी। अभी भी कमल थापा आए थे तो मैंने उनसे, क्योंकि वहां पहुंच रही है वो 400 ट्रक के माध्यम से दवाइयां पहुंची हैं। एक ट्रक पूरे का पूरा दवाइयों का जला दिया तो भी हमने बंद नहीं की, हम भेज रहे हैं। इसलिए पवन जी जो बातें आपने कही हैं उसमें से कुछ बातें आपकी गलत जानकारी के आधार पर आपने की है। आपने कहा कि एम्बेसी और MEA एक पेज पे नहीं थे, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। MEA और एम्बेसी बिल्कुल टेंडम काम कर रहे थे, एकदम एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। आपने कहा कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग से बात कर रही थी, उनसे पैरेलल चैनल चल रहे थे, ये गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां तो हिंदू राज्य की बात चल रही थी। स्वयं जाकर के प्रधानमंत्री जो बोल कर आए उसको देखिए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, उन्होंने रिपब्लिक की बात की है। राजतंत्र को वापस लाना चाहते थे, कोई अफवाह कैसे ही फैला दो। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ये वो कहकर आए थे, तो कहां से ये बात आ गई कि हम राजतंत्र को वापस लाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत संयमित भाषा में बोले, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी पवन जी। आपने पहले वादा किया था मैं बहुत शालीनता और संयम से बोलूँगा, आपने उस संयम को बरकरार रखा। थोड़ा बहुत कटाक्ष आपने किया, लेकिन वो आपका संवैधानिक अधिकार है, मैं उसका बुरा नहीं मानती। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को फुर्सत है रशिया जाने की, सेंट्रल एशिया जाने की, UAE जाने की, US और आयरलैंड जाने की। वो रशिया तफरी के लिए नहीं गए थे, वो रशिया ब्रिक्स और SCO की मीटिंग के लिए गए थे। और अगर वो रशिया गए थे तो वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 सेंट्रल एशिया की भी मीटिंग करके आए, और वहाँ भी ये लगा कि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री 5 देशों की इकट्ठी यात्रा पर आया, उसका भी एक संदेश गया। US अगर वो गए थे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समिट के लिए गए थे, रास्ते में कहीं एक जगह रुकना था तो उन्होंने आयरलैंड रुक करके ये सोचा कि मैं एक और देश उसके साथ कर सकूं। तो इसलिए एक विदेशी यात्रा का मजाक उड़ा करके करना, पर मैं मजाक नहीं, उसे कटाक्ष ही मानती हूँ।
इसका मैंने बुरा नहीं माना, मैंने कहा कटाक्ष किया आपने, आपका अधिकार है। और अगर थोड़ी बहुत कटाक्ष भी ना हो तो बहस ही अपने आप में फीकी हो जाती है, तो वो उसका कटाक्ष में शिरोधार्य करती हूँ आपका जो उनका, लेकिन आपने एक संयमित भाषा में बात रखी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर करण सिंह का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मदेश से हुए बिना आप मदेशियों की बात को इतनी बारीकी से जानते हैं। सच में आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इतना संतुलित भाषण, इतना संतुलित। प्रमुख प्रतिपक्षी दल से इस तरह के भाषण की आशा होती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने मदेश से न होते हुए इनका जितना भी संपर्क है राणा परिवार, राज्य परिवार और काठमांडू से, मदेश से नहीं। लेकिन तराई के लोगों की बात को जिस तरह इन्होंने रखा, बल्कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, उन्होंने अंतरिम संविधान की बात की, अंतरिम संविधान में मधेशियों को मिले हुए अधिकारों की बात की, वो अधिकार छीन लिए गए, इस बात को यहाँ रखा। यहाँ तक कि आपने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता की बात की। उपसभापति जी, पहले संविधान में उन लोगों को ये अधिकार मिला हुआ था कि विवाह करके जो लड़की यहाँ से जाती थी, जिसका जिक्र किया पवन जी ने, रोटी बेटी का संबंध, तो रोटी बेटी का क्या संबंध है कि यहाँ से लड़कियाँ वहाँ बहुएं बन के जाती हैं, उनकी लड़कियाँ यहाँ आती हैं। तो जब यहाँ से लड़कियाँ बहू बनकर जाती थी तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता यानी विवाह के आधार पर मिलने वाली सिटीजनशिप उन्हें मिल जाया करती थी। लेकिन इस नए संविधान में वो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ये बात स्वयं डॉक्टर करण सिंह जी ने कही। जो इंक्लूजन की बात थी, प्रोपोर्शनल इंक्लूजन की बात, वो डॉक्टर करण सिंह ने कही। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो बात सत्ताधारी दल की तरफ से इसके जवाब में मैं कहती, वो सारी बातें डॉक्टर करण सिंह ने कही। पर जैसे मैंने कहा, उन्होंने दोनों वेदनाएं रखी। उन्होंने उन नेपाल के उन लोगों की वेदना भी रखी जो इस तरह की आपूर्ति के अभाव में कष्ट पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना संतुलित भाषण दिया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके बाद शरद यादव बोले थे, बैठे नहीं है शरद भाई, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहने के बाद अंत में एक बात कही कि वर्तमान सरकार कहीं भटके ना, पुरानी सरकारें जिस तरह चल रही हैं उसी आधार पर समाधान निकाले। अगर वो यहाँ होते तो मैं उनको आश्वस्त करती, आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि किसी तरह की बेचैनी मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा भी हमारे मन में कोई कालिक होती तो हम चर्चा से भागते, लेकिन यहाँ मेरी कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स बैठे हैं। मेरी ही कंसल्टेटिव कमेटी में डॉक्टर करण सिंह भी हैं, डीपी त्रिपाठी भी हैं, डी राजा भी हैं। एक बार इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो चाहते थे नेपाल पर चर्चा कर लें, तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो कहा कि अब तो सत्र आ जाएगा, मैंने कहा सत्र से पहले कर लेते हैं। उन्होंने कहा सत्र से पहले तो समय कहाँ बचा, मैंने कहा जितना बचा है उसमें कर लेते हैं। और एक अलग स्पेशल मीटिंग कंसल्टेटिव कमेटी की मैंने केवल नेपाल पर रखी, केवल नेपाल पर, और हर व्यक्ति ने खुल करके अपनी बात रखी। और उसमें भी मैंने ये आंकड़े दिए और कहा कि इस परसेप्शन से हटिए। तभी डी राजा कह रहे थे कि वो कहेंगे कि ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन से हटिए। उस दिन के आंकड़े मैंने दिए और इतनी अच्छी चर्चा हुई। जब कॉलिंग अटेंशन आया पवन वर्मा जी का, मुझसे राज्यसभा सचिवालय ने पूछा कि इसके कब लगा दें। उन्होंने कहा जी 3 तारीख को मैं आ रही हूँ राज्यसभा में, बृहस्पति का दिन मेरा होता है प्रश्नकाल का, लगा दीजिए। उस दिन भी मैंने स्वीकार करके मैं 3 तारीख को खड़ी हुई। जब सबने कहा कि 3 मिनट बहुत कम है, 3 मिनट में हम अपनी बात पूरी नहीं कह सकेंगे, तो मैंने ही आपसे कहा कि आप इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में बदल दीजिए ताकि चर्चा पूरी हो जाए। तो मैं शरद भाई को कहना चाहती हूँ, किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है। वर्तमान सरकार उसी कदम पर चलेगी जिस पर पूर्ववर्ती सरकारें चली हैं। तो अगर उनके मन में किसी भी तरह का कोई शक व शुबा है तो वो निकाल दें। मैं आज एक जिम्मेदार मंत्री के नाते खड़े होकर के यहाँ कह रही हूँ। अध्यक्ष जी, उसके बाद रवि वर्मा बोले, पर रवि वर्मा ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने आशंका व्यक्त की मधेशियों की बात करने के बाद कि कहीं ये सरकार ऐसा तो नहीं कर कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो ये सरकार नहीं करती। हम जो कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं, और ये बात आप किसी से भी वहाँ पूछ सकते हैं। इसलिए हम कर कुछ और रहे हैं या दिखा कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक आपकी जो चिंता थी मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, जिसमें आपने ये कहा कि कहीं यह आंदोलन हिंसक हो गया
तो इसका सबसे बड़ा बुरा असर भारत पर होगा। और वास्तव में यही चिंता थी जिसने फॉरेन सेक्रेटरी को वहाँ भिजवाया था। हमने यही बात कहने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी को वहाँ भेजा था। बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा है। पवन जी ने भी कहा कि 25 अगस्त के बाद आपने क्या, जब प्रधानमंत्री का फ़ोन पर बात हुई उसके बाद आपने क्या एंगेजमेंट की। मैं पूछना चाहती हूँ पहले तो पवन जी कि जो पहले की जनवरी से अगस्त तक की एंगेजमेंट है, क्या वो महत्व नहीं रखती? जिस समय ये संविधान बनने जा रहा था, आप जानते हैं किस लेवल की एंगेजमेंट भारत की हुई है, किस स्तर की? जनवरी 2015 में विद्या भंडारी यहाँ आई, मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराय यहाँ आए, जुलाई 2015 में प्रचंड यहाँ आए, और जून में और अगस्त में शेर बहादुर देवबा यहाँ आए, और जून में मैं स्वयं वहाँ गई। और मैं वहाँ गई तो केवल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेके नहीं आ गई, हर एक नेता से मैं मिली, और ओली जी से तो मैंने अलग से बात की। ये एंगेजमेंट कम है क्या? अगर आप इनकी पार्टियां देखें तो सारी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं। शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के, विद्या भंडारी माले की, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन, माले एनसी का सहयोगी दल दोनों, प्रचंड और बाबूराम भट्टाराय प्रमुख विपक्ष के, इन लोगों से हमारा एंगेजमेंट हुआ। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई नेपाल से नहीं आता था, लेकिन मैंने केवल उन 4 बड़े लोगों की बात की, और ये जनवरी से अगस्त तक की बात है, और जून में मैंने स्वयं जाकर बात की। तो अगस्त से सितंबर के बीच में क्या हुआ? ये हुआ ही सब कुछ अचानक है। और डॉक्टर साहब, इस प्रक्रिया को आपने अगर देखा हो, ध्वनि तो ये आ रही थी कि संविधान अभी बन ही नहीं रहा, फिर टल रहा है, फिर टल रहा है। अचानक एक दिन आया कि संविधान सभा की बैठक बुला ली गई और संविधान तो पारित हो रहा, और 2 दिन के अंदर बिना बहस के संविधान पारित हो गया, बिना बहस के, बिना डिस्कशन के संविधान पारित हो गया। जब वो संविधान सामने आया तब पता चला कि वो अंतरिम कौन सोच सकता था? आप मुझे बताइए, आपने अंतरिम संविधान की बात की, वो अंतरिम संविधान जो 2007 में आया, जिसमें ये दोनों बातें लिखी गई थी, इन द केस ऑफ मधेश इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये लिखा गया था 2007 में, और प्रोपोर्शनल इंक्लूजन की बात थी। ये दोनों बातें 2007 के संविधान में थी। जो बात मान ली गई है उससे लोग पलट जाएंगे, वो हटा दी जाएगी, ये कोई सोच सकता था? कोई कल्पना कर सकता था? लेकिन जब संविधान सामने आया 2 दिन बाद, बिना बहस के पारित हुआ संविधान, तब दिखाई पड़ा कि बाकी चीजें जो मांगी जा रही थी उनको तो छोड़ो, ये 2007 का संविधान भी पलट दिया गया। तब यह हुआ कि उनसे जाकर के बात की जाए कि प्रोमलगेशन से पहले कम से कम ये जो 2 चीजें पुराने संविधान में थी वो आए। लेकिन हमने ये भी नहीं कहा, कहते कोई लॉर्ड कर्जन की तरह बोला और मिसबिहेव किया। हमने केवल ये जताया कि देखो, अगर यहाँ आंदोलन शुरू हो गया और कल को वो आंदोलन हिंसक हो गया तो उसका सीधा सीधा बुरा असर भारत पर पड़ेगा, और हमारा एक बॉर्डर शांत है, कृपया उसको शांत रहने दीजिए। जो बात रवि वर्मा जी ने की कि अगर आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो भारत पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये बात केवल कहने के लिए एफएस गए थे। और जो मणि जी कह रहे हैं, एक्चुअली में उसका असर हुआ। आप कहते हैं कि 2 दिन के बाद प्रोमलगेशन हो गया, प्रोमलगेशन से पहले हमने भेजा था। अरे प्रोमलगेशन के बाद नई सरकार आने से पहले पहले वो 2 अमेंडमेंट उन्होंने क्यों किए? क्योंकि जिसका हमने चेतावनी दी थी वो घट गया, मधेशी आंदोलन शुरू हो गया। तब तक नई सरकार नहीं बनी थी, नए प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे, सुशील कोइराला ही प्रधानमंत्री थे। अपना संविधान पारित करने के बाद तुरंत बाद चंद दिन के अंदर वो कैबिनेट में ये दोनों अमेंडमेंट लेकर के आए जो 2007 के संविधान में थे, और उन्होंने कैबिनेट से उसको पारित करवाया। तो ये नहीं था कि वो बेअसर चली गई चीज। बात केवल इतनी कि 2 दिन पहले अगर वो उसको कर लेते तो प्रोमलगेट वो इन्हीं के साथ होता, और अगर इन दोनों प्रावधानों के साथ प्रोमलगेट होता तो आंदोलन 1 दिन भी नहीं होता। लेकिन चूंकि मधेशियों को ये लगा कि उनका हित में नया तो क्या सुरक्षित होना था, नई मांग तो क्या मानी जानी थी, पुरानी भी चली गई, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। तो बाद में सुशील कोइराला जी को लगा कि वो बात सही थी, वो अमेंडमेंट आनी चाहिए, और अपने रहते ही उन्होंने वो कैबिनेट में अमेंडमेंट करवाया। तो इसलिए ये कहना कि कोई लॉर्ड कर्जन बन के चला गया और कोई मिसबिहेव कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मैं आपसे एक यही बात कहना चाहती हूँ उपसभापति जी, क्योंकि 2-1 चीज़ों का सिर्फ मुझे थोड़ा दुख हुआ। टीके रंगराजन अपने आप में बहुत अच्छा बोलते हैं, पर पता नहीं आज किसने इनका भाषण तैयार करके दिया था। ये पढ़ रहे थे, सारे तथ्य गलत थे, सारे तथ्य। पहला वाक्य उन्होंने बोला
क्या बोला? उनकी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा नेपाल की थी। प्रधानमंत्री की पहली यात्रा नेपाल की थी ही नहीं। पहली यात्रा उनकी भूटान की थी, दूसरी जापान की थी, उसके बाद गए थे वो तो नेपाल। आई रिक्वेस्ट दी RSS, उस समय मैं टोकना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बहस चल रही थी, तो मुझे लगा अंत में जवाब दूंगी। RSS कहाँ से आ गया यहाँ? सरकार RSS चला रही है क्या? RSS को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्लॉकेड मत करो। मैं आपको बता रही हूँ, नहीं आप कह रहे हैं कि वो ब्लॉकेड वो कर रही थी। कौन ब्लॉकेड कर रहा है? मतलब आप पूरे के आप इतने जिम्मेदार उसके व्यक्ति के तौर पे बोल रहे हैं। आपने कहा कि सॉवरेन स्टेट में आप इंटरफियर को क्यों कर रहे हो? अरे आपके रहते रहते DP त्रिपाठी ने बोला कि हमको ले गए थे और हमको स्टैंडिंग ओवेशन मिला पार्लियामेंट में। जब शांति प्रक्रिया होती है और कॉमरेड सीताराम येचुरी को बुलाया जाता है तब नेपाल सॉवरेन स्टेट नहीं होता। एक तरफ आप कह रहे हो कि भारत ने भूमिका नहीं निभाई, दूसरी तरफ कह रहे हो स्वायत्त देश है, भूमिका क्यों निभाई? तो दोनों में से एक चीज तो बता दो ना, क्या करें? जो करें वो मैं बताती हूँ। वो स्वायत्त देश हैं, उनकी स्वायत्तता का हम पूरा पूरा सम्मान करते हैं, और हम जो उन्हें जिस शब्द पर कष्ट हुआ मणिशंकर जी को, हम उन्हें प्रेस्क्रिप्शन नहीं देते। वी आर नॉट प्रेस्क्रिप्टिव, हम उन्हें सलाह देते हैं। और इसीलिए मेरे स्टेटमेंट में बार बार एडवाइस शब्द आया है। हम सलाह देते हैं, एक मित्र के नाते, एक शुभचिंतक के नाते सलाह देते हैं। हम उन्हें ये चेता रहे थे कि अगर ये सब हो गया तो भारत के ऊपर तो इसका बुरा असर होगा ही, नेपाल और भारत दोनों के रिश्तों पर असर आएगा। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि वार्ता से रास्ता निकाल लो, सहमति से रास्ता निकाल लो। ये ब्लॉकेड भारत का किया हुआ नहीं है, ये उनके लोग कर रहे हैं। हम कहाँ से लाख लाख लोगों को ले आएंगे? हम कहाँ से ले आएंगे? उनको लगता है कि उनके हितों की अनदेखी हुई है, और उन्हें लगता है कि उन्हें जो कुछ मिला हुआ था अंतरिम संविधान में वो भी खत्म हो गया है, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। और भारत तो उसके बावजूद उन नाकों से सारी सप्लाई भेज रहा है जो नाके खुले हैं, लेकिन जो नाके बंद हैं, जहाँ मधेशी बैठे हैं, आप मुझे बताइए वहाँ से मैं कैसे ट्रक जाने दूँ? दो तरीके हो सकते हैं, या तो गोली चलवा के उनको मरवा दूँ, उठवा दूँ, कुछ मरेंगे, कुछ उठ के भाग जाएंगे डर के, और या ट्रकों को कहूँ कि रौंदते हुए चले जाओ। क्या दोनों में से एक भी चीज़ हो सकती है या होनी चाहिए? एक भी चीज़ उसमें से डिजायरेबल है? और अगर नहीं है तो यही कह सकते हैं ना कि भैया पॉलिटिकल सहमति के आधार पर रास्ता निकाल लो। जो बात हमारे यहाँ हक साहब ने कही, उन्होंने मधेशियों की बात करके अंत में यही कहा कि आप रास्ता निकालो। तो मैं उनसे कहने जा रही हूँ कि हम वही कर रहे हैं। सलीम अंसारी जी उनके बाद बोले तो बोले पहली बार इतनी खराब स्थिति हुई है, पहली बार। मैं कहना चाहती हूँ पहली बार नहीं हुई। और इसके साथ ही रेणुका चौधरी जी और मणिशंकर अय्यर जी का जवाब देना चाहती हूँ। मैंने, रेणुका जी आपने ये कहा कि व्हेन वी वर इन पावर दे वर वेरी गुड बायलैटरल रिलेशंस विद नेपाल। मैंने जो कहा कि 17 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, उसमें से 10 साल आप ही की सरकार थी, किसी और की नहीं थी। 23 साल तक अगर JCM नहीं हुआ तो 17 साल उसमें आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसी और की नहीं गई थी। लेकिन सलीम अंसारी जो कह रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी, सलीम अंसारी जी ने जो कहा कि पहली बार, मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी लेकिन नाम लिया है मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी का, और किसी दूसरे संदर्भ में उनकी बड़ाई करते हुए लिया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ये पहली बार नहीं हुआ। उनके शासनकाल में 1.25 साल तक ब्लॉकेड रहा था, और भारत ने किया था, जगजाहिरा तौर पर किया था। जब ट्रेड ट्रीटी की बात, नो, आपने नेपाल की बात कर रही हूँ, नेपाल के साथ 1.25 साल ब्लॉकेड रहा है, 1.25 साल ब्लॉकेड रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहती थी लेकिन आपने मुझे नाम लेने पर मजबूर किया क्योंकि आपने नाम लिया। तो रेणुका जी का ये कारण का मतलब क्या होता है? कारण का क्या अर्थ होता है? ट्रेड ट्रीटी के कारण हुआ। मैं अंसारी जी का जवाब दे रही हूँ, उन्होंने कहा पहली बार हुआ, पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, तो उनका जवाब दे रही हूँ कि पहली बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। मैं एक तो ये कह रही हूँ कि पहली बार नहीं हुआ है।
मार्च 89 से जून 90 तक ब्लॉकेड चला और जाहिरा तौर पर चला कि भारत ने ब्लॉकेड किया है। इसलिए, और ये जो आप कह रही हैं कि जब हम थे तो बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस थे, वो दिखा रही हूं मैं कि 23 साल जो नहीं हुआ जेसीएम, उसमें 17 साल आप थे। जो नहीं गए प्रधानमंत्री कोई 17 साल में, उसमें 10 साल आप थे। तो इसलिए हम कम से कम तथ्यों को सही रखें। और मैं तो इस तरफ भी जाना नहीं चाहती थी अगर मणि मुझे मजबूर नहीं करते, क्योंकि उनका आखिरी भाषण ऐसा था जिसने पूरी की पूरे सौहार्द को कड़वाहट में बदल दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि उपसभापति जी, जो इस पूरी चर्चा में से भाव निकला है, चाहे वो डी राजा जी ने बोले हों, चाहे वो हमारे वीपी सिंह बोले हों, चाहे रेणुका जी बोली हैं, उनके तक में से भाव यही निकला है कि अब भी रास्ता है, अब भी डीपीटी ने तो खास कहा कि अब भी गुंजाइश है, आप करिए। हम वही कर रहे हैं। परसों विदेश मंत्री आए उनके, कमल थापा, उनके साथ मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा कि आपसी सहमति से रास्ता निकालिए, किसी तरह से ये नाकेबंदी खत्म हो, हमारे भी ये सारे के सारे ट्रक तुरंत अंदर जाएं और आपूर्ति शुरू हो। उन्होंने मुझसे विश्वास दिलाया कि हम ये करेंगे। कल मधेशी नेता आए, उनसे मैंने कहा कि विदेश मंत्री मुझे कहकर गए, अगर उसमें से आप लोग वार्ता में बैठिए और जो बातें वो कह रहे हैं, हमसे भी जो वो कह के गए, उन सारी बातों को सुनिए। अगर उसी से आपका एड्रेस हो जाता गिरवांश तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी वार्ता करके इस मामले को ख़त्म करिए किसी तरीके से, ताकि वापस चीज़ों की बहाली हो और वहाँ जो जनता परेशान हो रही है उसकी परेशानी ख़त्म हो। तो मैं केवल सदन से ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी भावना है वही हमारी भावना है। और ये मैंने ही अपने स्टेटमेंट में, जैसा रंगराजन जी ने कहा, कि मैंने खुद ही लिख दिया कि अगर आप चाहते हैं कि एक संसदीय शिष्टमंडल जाए तो वो संसदीय शिष्टमंडल भेजने को हम तैयार हैं। पवन जी कहते पहले क्यों नहीं भेजा? अरे कोई इसके लिए भी भेजता है कि आपके यहाँ संविधान कैसे बने, इसके लिए हमारा शिष्टमंडल आ रहा है। शिष्टमंडल तो तभी जाते हैं जब कोई इस तरह की बाधा सामने आ जाती है। तो एक ऐसी बाधा आज वहाँ पैदा हो गई, हम संसदीय शिष्टमंडल भी भेजने को तैयार हैं, भेजना चाहेंगे। सदन की भावना आज भी पता चल गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सरकार और सदन की भावना में तिल मात्र भी अंतर नहीं है। हम भी उनकी वेदना से परेशान हैं। हम इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि राजनीतिक सहमति से ही ये हल होना चाहिए। वो राजनीतिक सहमति का वातावरण हम लोगों ने बनाया है, परसों विदेश मंत्री से बात करके, कल विदेशी नेताओं से बात करके, और ईश्वर ने चाहा तो शायद अगले 5-7 दिन में इसका कोई हल भी नज़र आ जाए। मगर हम केवल उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि राजनीतिक सहमति से इसका हल निकल आए, इधर मधेशियों को न्याय मिल जाए और उधर जो जनता कष्ट पा रही है उसके कष्टों से निजात मिले, और हमारे ट्रक जो खड़े हुए हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, वो तुरंत आगे चले जाएँ और नेपाल की पूरी चीज़ों की आपूर्ति कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।